प्रधानमंत्री आवास पर, प्रधानमंत्री कार्यालय में दरअसल एक बहुत बड़ी बैठक इस वक्त चल रही है। प्रधानमंत्री खुद इस बैठक में मौजूद है। पीएमओ में टैरिफ को लेकर यह बड़ी बैठक यहां पर चल रही है। गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में शामिल है। उसके साथ साथ वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी इस बैठक में शामिल है और उसके साथ साथ विभाग के, वित्त विभाग के कई बड़े अधिकारी भी इस मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। कल से अमेरिका में भारतीय सामान पर 50% जो टैरिफ लगाया जाएगा उससे निपटने के लिए क्या करना चाहिए, उस पर यह मीटिंग होगी। प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव भी इस बैठक में शामिल है। सिद्धार्थ जरा भी मेरे सहयोगी मेरे साथ में इस वक्त है। सिद्धार्थ, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस मीटिंग से, क्योंकि ऐलान तो पहले ही हो चुका था डोनाल्ड ट्रंप से कि इस तरीके से 25% टैरिफ बढ़ाया जाएगा, कुल 50% हो जाएगा और उसकी डेडलाइन अब खत्म हो गई है। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं साहिल? दो बड़ी बातें हमें एक्सपेक्ट करनी पड़ेंगी। एक, किस प्रकार से भारत अपने एक्सपोर्ट सेक्टर और जो यहाँ पे मध्यम जो साइज के यूनिट्स हैं, एमएसएमईज हैं, और बाकी जो पूरा जेम्स एंड ज्वेलरी का क्षेत्र है, लगभग 20% हमारा जो एक्सपोर्ट अमेरिका जाता है ये जेम्स एंड ज्वेलरी का है, फिनिश प्रोडक्ट्स का है, पर्ल्स का है, और भी जो सारे बाकी प्रोडक्ट्स हैं, इसका मार्केट शेयर कैसे प्रोटेक्ट हो और आने वाले कुछ समय के लिए 3 महीने 6 महीने के लिए इस साल के बाकी जितनी अवधि बची है उसमें हमारे एक्सपोर्टर्स को कुछ सपोर्ट मिले। आप जानते हैं कि पिछले 15-20 दिनों में इस पे कुछ चर्चा भी हुई है सरकार के अंदर कि एक्सपोर्टर्स को किसी प्रकार की रिलीफ पैकेज दिया जाए। दूसरी तरफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी कहा है कि जहां आवश्यकता पड़ेगी वहां अपने एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए सपोर्ट दिया जाएगा। यह आवश्यक क्यों है? एक, मार्केट शेयर, एक्सपोर्टर्स, और एक और बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो हमारी यूएस डॉलर और इंडियन रूपी की एक्सचेंज रेट है इस पे भी हमें कहीं ना कहीं पे नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हमारे एक्सपोर्ट्स कम होते हैं तो डॉलर हमारे यहां कम होते हैं। इसका थोड़ा प्रभाव हम एक्सचेंज मार्केट पे भी देख रहे हैं। तो कई सारे इसके आयाम हैं और मुझे लगता है कि इन सब विषयों पे चर्चा हो रही होगी। कुल मिलाकर जिस तरीके से लाल किले से भाषण करते समय प्रधानमंत्री मोदी ने जीएसटी के दरों में सहूलियत देने की बात करी, उसी तरीके से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो एक्सपोर्टर्स हैं, खास करके जो अमेरिका में सामान एक्सपोर्ट करते हैं, फिर वो टेक्सटाइल कपड़ा व्यापारी हो, समुद्री उत्पाद के व्यापारी हो, ऑर्गेनिक केमिकल्स के व्यापारी हो, कारपेट, बुनाई कपड़े और अन्य गारमेंट्स के व्यापारी हो, और जेम्स और ज्वेलरी के व्यापारी हो, उन्हें कहीं ना कहीं कुछ राहत मिले। उसका कुछ ऐलान होता है क्या, उस पर नजर बनाए रखनी पड़ेगी, क्योंकि उस मीटिंग से क्या होता है वो थोड़ी देर में हमें पता चलेगा। लेकिन मैं शुरुआत करना चाहता हूं संजीव अहलूवालिया जी से। संजीव जी, उस दिन भी आप चर्चा में शामिल थे जब जीएसटी की बात आई थी और जब खबर आई थी कि जीएसटी के दरों में सहूलियत दी जाएगी, सरकार की तरफ से इसके बारे में बात की जा रही थी। आज सरकार यह बात कर रही है, इस मीटिंग से पहले से ही 2 दिन से लगातार यह बात चल रही है कि हम आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करेंगे। क्या जिस तरीके से अमेरिकी एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ लग रहा है, उसका सॉल्यूशन आत्मनिर्भर लगता है आपको? क्या आत्मनिर्भरता से उसका सॉल्यूशन निकल सकता है? क्योंकि इंपैक्ट तो कुछ और ही पड़ने वाला है। साहिल जी, ये आत्मनिर्भरता बहुत अच्छी चीज है और मेरे ख्याल शायद ही कोई ऐसा देश होगा जो आत्मनिर्भर ना बनना चाहे। पर आत्मनिर्भर आज के जमाने में बनने के लिए बहुत परिश्रम करने की जरूरत है और ये मध्यकालीन सुझाव हो सकता है, पर अल्पकालीन में, जैसे कि 1 साल, अगले 1 साल में क्या होगा, ये आत्मनिर्भरता यहाँ पे आपको कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं पहुंचाएगी। यहाँ तो आपको, जिसको कहते हैं ना एक्टिव इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इसी तरह एक्टिव ट्रेड पॉलिसी आपको लानी पड़ेगी, ताकि जो लोग आज हमारे व्यापारी हैं जो निर्यात करते हैं उनको सहूलियतें मिले, उनको ऋण मिले शॉर्ट टर्म में। और मोर इम्पोर्टेंट उससे ये है कि ऋण तो एक शॉर्ट टर्म चीज हुई कि आपने किसी का जो पर अगर उसकी अंदरूनी व्यवस्था ठीक नहीं होगी तो वो उस ऋण को फिर उसका अदा भी नहीं कर पाएगा आगे चल के, तो एनपीएस बन जाते हैं। तो ये जरूरी है आज रिकग्नाइज करना कि जो हमारा एक्सटर्नल सेक्टर है ये काफी चैलेंजिंग हो गया है हमारे लिए, क्योंकि मैं ये नहीं समझता कि सरकार ने कोई गलती की कि उन्होंने रशिया से तेल खरीदा, क्योंकि हमारा हक है, हम जहां हमको सस्ता मिलेगा हम खरीदेंगे, बाकी देश भी वही कर रहे हैं।
पर अगर इस एक चीज को लेके एक इतना बड़ा कारण एक बना दिया जाए कि हमारे और अमेरिका के बीच में संबंध खत्म हो जाए और हमें एक तरह से पनिशमेंट दी जाए, क्यों हमने रशिया से खरीदा, तो ये मेरे हिसाब से तो ये कोई बहुत कायदे की बात नहीं है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ठीक किया कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि साथ हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं बाकी पावर्स के साथ, चाहे मीडियम हो चाहे बिग पावर्स हो, वो हमारे बायलैटरल रिलेशनशिप्स हैं, उसमें कोई और राष्ट्र दखल नहीं दे सकता है। पर अब कुल मिलाकर हम किससे के साथ क्या व्यापार करते हैं उससे अमेरिका को लेना देना होने की जरूरत नहीं है, ये कहने की हम यहां पर कोशिश कर रहे हैं। प्रोफेसर अरुण कुमार भी हमारे साथ में हैं, लेकिन उससे उनके पास जाने से पहले संजीव जी एक बार फिर और एक चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। कुल मिलाकर जितनी बातचीत हमने करने की कोशिश की है, 4 ऑप्शंस यहां पर सुझाने की कोशिश की गई है। पहला ऑप्शन हमें बताया गया कि यूएस के अलावा नए बाजार ढूंढने की भारत को कोशिश करनी पड़ेगी। दक्षिण एशियाई देश हो सकते हैं, यूरोप हो सकता है, अफ्रीका हो सकता है, जहां पर हम अपना माल बेच सकते हैं, वहां पर इसकी खरीद फरोख्त हो सकती है। दूसरा विकल्प कहा गया कि रूस के साथ नई व्यापार रणनीति तैयार करने की कोशिश करनी पड़ेगी, जिसके चलिए रुपए और रूबल पेमेंट सिस्टम को मजबूत करना या बाकी तरीके की सिस्टम को बेहतर करना, ये एक ऑप्शन की बात की गई। तीसरा विकल्प जो चीन या बाकी देशों ने करने की, कनाडा और चीन ने करने की कोशिश की थी कि अमेरिका पर टैरिफ लगाया जाए, टैरिफ बढ़ाने पर विचार किया जाए, अमेरिका को उसकी भाषा में जवाब दे। अब अमेरिका को कौन सी आंखें दिखाते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन उस भाषा में जवाब दे, ये एक तीसरा विकल्प की बात की गई थी। और चौथा विकल्प घरेलू उद्योगों को सब्सिडी, जिसका जिक्र आपने भी किया और सिद्धार्थ जराबी भी उसके बारे में कह रहे थे कि जो एक्सपोर्टर्स है उन्हें कहीं ना कहीं उसकी मदद मिल सके। ये 4 ऑप्शंस में आपको क्या लगता है कि भारत सरकार क्या करने की कोशिश करेगी आज की स्थिति में, जिस स्थिति में भारत आज यहां पर खड़ा है? देखिए साहब, मेरे हिसाब से यूनाइटेड स्टेट्स में रेसिप्रोकल टैरिफ जैसे उन्होंने हमारे पे लगाए हैं या जैसे चाइना ने उन पे लगाए थे, उसकी हमारी क्षमता नहीं है फिलहाल, क्योंकि हमारे और चाइना के बीच में और हमारे और अमेरिका के बीच में जो इकोनॉमिक डिफरेंसेस हैं वो बहुत बड़े हैं। तो आज हमको उसमें नहीं पड़ना चाहिए, हमको सिर्फ ये करना चाहिए, हमको अगर किसी ने लड़ाई हमारे साथ छेड़ी है तो हमें उसको एक दंगल नहीं बना देना चाहिए जिसमें हम भी उनसे लड़ेंगे। हम उनसे अलग होके अपनी व्यवस्था करेंगे, क्योंकि कारण ये है कि अमेरिका बहुत बड़ा देश है, जैसे हम सब जानते हैं, सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे बड़ा उनका एक्सपोर्ट का वॉल्यूम है चाइना के बाद, और चाइना से भी कोई हमारे संबंध बहुत अच्छे नहीं है। तो हमारी जो व्यवस्था है उसमें हमको सबसे पहले, मेरे हिसाब से साहिल जी, जो हमारे व्यापारी है ना, उनसे मशवरा करना बहुत जरूरी है कि आप क्या सुझाव देते हैं, आप किस रास्ते पे चलना चाहते हैं, आप हमें बताइए कि आपके लिए हम अल्पकालीन में, मध्यकालीन में और लॉन्ग टर्म में क्या क्या परिवर्तन करें, क्या क्या आपको फायदे पहुंचाएं। जो ट्रेडर्स हैं वो अभी भी, जो आप ट्रेड डाइवर्जन की बात कर रहे हैं कि साहब अमेरिका को हम नहीं भेजेंगे, जापान भेज देंगे, ब्रसल्स में भेज देंगे, इजराइल भेज देंगे, ओवरसीज हम अपने ट्रांसफॉर्मेशन बेसिस बना देंगे, वहां से बेचेंगे ताकि वो भारतीय सामान दिखे ना जब वो अमेरिका में इंपोर्ट हो। वो सब वो दाव पेच वो लगा रहे हैं अपने, वो अपने दिमाग लगा रहे हैं। हमारे कोई जो व्यापारी हैं वो इतने कमजोर नहीं है, हमें नहीं सोचना चाहिए कि वो कमजोर है, उनकी मदद हमको करनी चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि साहब आज क्या आपको ऋण चाहिए, क्या आपको किसी और तरह का सपोर्ट चाहिए, क्या आपको हमारे जो एम्बेसडर्स बैठे हैं ऑल्टरनेटिव मार्केट्स में, उनको क्या करना चाहिए, उनसे सुझाव लिए। प्रोफेसर अरुण कुमार, यह भी कहा जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर पड़ सकता है। 2026 तक 0.5% तक असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है, यह भी कहा जा रहा है। क्या आप इससे सहमत हैं? रिजर्व बैंक कहने की कोशिश कर रहा है कि वो उन लोगों के पीछे खड़ा हो सकता है। भारतीय इकोनॉमी को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए आरबीआई के तरफ से भी कोशिश की जाएगी, यह भी उनके तरफ से कहा गया है। मॉनेटरी पॉलिसी में भी उस तरीके के बदलाव किए जाएंगे, यह भी आरबीआई बार बार कहने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या इसके बावजूद अगर यह टैरिफ इसी तरीके से बरकरार रहे तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी उसका असर पड़ सकता है क्या? जी हाँ, आपने जैसा कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था पे असर तो जरूर पड़ेगा।
क्योंकि अभी तक हमारा जो व्यापार होता था अमेरिका में तो 3% का टैक्स लगता था, वो एकदम से 50% जब पहुंचेगा तो 47% बहुत बड़ी मार्जिन होती है। इतनी बड़ी मार्जिन ट्रेडर्स के पास होती नहीं है, और इतना सब्सिडी भी सरकार दे नहीं सकती है एक साथ। तो इसलिए असर तो हमारे जो बाजार पे पड़ेगा कि हमारा जो एक्सपोर्टर है उसका जो व्यापार है वो कम होगा। इसके लिए उनको दूसरे मार्केट्स ढूंढने की जरूरत पड़ेगी कि वो यूरोप में वो माल भेजें, वो बाकी और देशों में माल भेजें, वहां से वो अपना जो गठबंधन है वो और आगे बढ़ाएं, क्योंकि उसके बिना हमारे यहाँ ये संभव नहीं है। जीएसटी को कट किया गया है जिससे कि जो हमारा बाजार कम हो, तो बाजार के जो थोड़ी बढ़त मिले, पर जो एक्सपोर्टर हैं उनको जीएसटी का फायदा नहीं पहुंचेगा। ये तो जो एक जनरल नहीं बाजार है उसको बढ़ाने की बात है, वो ऐसा नहीं है कि एक्सपोर्टर को उससे जो है कोई इमीडिएट फायदा मिलने वाला है। तो मेरा मानना है कि ये जो ट्रम्प साहब कर रहे हैं उनकी जो दो बड़ी शर्तें हैं वो हम फुलफिल नहीं कर सकते हैं। एक तो वो चाहते हैं कि रूस से हम अपने संबंध कमजोर कर दें, जो हम कम नहीं कर सकते क्योंकि हमारा डिफेंस पे उनके ऊपर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है, और अगर रूस हमसे हाथ खींच लेता है तो हमारे डिफेंस पे उसका काफी बड़ा असर पड़ेगा। दूसरा वो चाहते हैं कि हमारा कृषि है, दूध का व्यापार है, उस सब को हम खोलें। वो हम कर नहीं सकते क्योंकि हमारे कृषि में 46% लोग काम करते हैं, और अगर वहां पे असर पड़ा, ये दाम गिरे, ऑलरेडी जो वहां पे जो हाहाकार होता है कि हमारी आमदनी कम है, तो उस पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। वो हम कर नहीं सकते हैं। तो ना हम स्मॉल सेक्टर को खोल सकते हैं, ना माइक्रो सेक्टर को खोल सकते हैं उनके लिए, और ना ही जो अपना कृषि का और जो मिल्क का बाजार उनके लिए खोल सकते हैं। तो जो ट्रम्प साहब चाहते हैं वो हम कर नहीं रहे हैं, इसीलिए वो हमारे ऊपर जो खास मेहरबान होके इतना ज्यादा हमारे ऊपर जो टैरिफ लगा रहे हैं। तो जो टैरिफ वो हमारे ऊपर लगा रहे हैं उससे वो कोशिश है कि वो हमें झुका दें। अब सवाल उठता है कि हम कितना झुक सकते हैं, क्योंकि अगर हम झुके तो हमारे यहाँ परेशानी बढ़ जाएगी, पॉलिटिकल इकोनॉमी हमारी वो अलाउ नहीं करेगी, और पॉलिटिकल इकोनॉमी अगर अलाउ नहीं करेगी तो फिर जो रूलिंग पार्टी है उसको बहुत ज्यादा परेशानी होगी। तो इसलिए मेरा मानना है कि इसमें प्रधानमंत्री तो कह ही रहे कि उन्हें निजी नुकसान भी हो सकता है। संजीव जी प्रधानमंत्री तो कह ही रहे कि उनको निजी नुकसान हो सकता है। संजीव जी ने जो कहा कि हमको मीडियम टर्म में और शॉर्ट टर्म में अलग अलग नीतियां चाहिए। मीडियम टर्म में हमें अपनी टेक्नोलॉजी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि हमारी जो कमजोरी है वो टेक्नोलॉजी है। क्योंकि हम जो सामान बाहर से मंगवाते हैं, चीन से जो आता है उसमें टेक्नोलॉजी है, रूस से जो आता है उसमें टेक्नोलॉजी है, और हमारी टेक्नोलॉजी उतना अभी जो आगे नहीं बढ़ पाई है कि हम उसको बदल दें। शॉर्ट टर्म में हमें क्या करना चाहिए, जैसे कि जो कहा जा रहा है कि हमें इंटरनल मार्केट में उसको बढ़ाना चाहिए, जिससे कि जो नुकसान एक्सपोर्टर्स को होगा वो बाकी मार्केट बढ़ने से हो जाए। उसके लिए हमें परचेजिंग पावर देनी पड़ेगी जो नीचे का तबका है, और इसलिए प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम कृषि को नहीं छोड़ेंगे, हम स्मॉल और मीडियम सेक्टर को नहीं छोड़ेंगे। तो उसको नहीं छोड़ने का मतलब है वहां पे आमदनी बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, तो उसको जो हमें कंसेशन देने पड़ेंगे कि जिससे कि जो माइक्रो सेक्टर, स्मॉल सेक्टर और एग्रीकल्चर, उसमें इनकम्स बढ़ेंगी तो हमारे मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, और फिर हम एक्सपोर्ट पे इतने निर्भर नहीं होंगे। तो ये एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी तुरंत, जिससे कि शॉर्ट टर्म में डिमांड को हम एक्सपैंड करें, उससे हमारा मार्केट बढ़ेगा। शायद उम्मीद यही है कि आज जो बैठक होगी उसके बाद किसी स्ट्रैटेजी के साथ ही सरकार बाहर निकलेगी, क्योंकि अब तो जो दो शर्तें हैं वो तो पूरी नहीं हो सकती, ये बात तो साफ यहां पर निकलकर सामने आ रही है। सैयद जफर इस्लाम और सलमान सूद के पास जाने के पहले जल्दी से एक बार सिद्धार्थ जरा भी आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जो बात कही जा रही है कि स्टेक होल्डर से बातचीत करना जरूरी है, और उसके साथ साथ शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म पॉलिसी भी कहीं ना कहीं सरकार को बनानी पड़ेगी। क्या सरकार इसके बारे में कुछ सोच रही है? क्या स्टेक होल्डर से बातचीत के बारे में भी सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि टैरिफ डील को लेकर बातचीत तो पिछले 7 महीने से चल रही है, अक्टूबर तक दरअसल चलनी थी, लेकिन उससे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने अब नए मुद्दे को लेकर टैरिफ यहां पर बढ़ाने की भूमिका ले ली। देखिए, प्लान बी पे काम साहिल पहले से ही चल रहा था, और कुछ समय से हमने देखा था कि कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी की बैठकें इंडस्ट्री के वेरियस स्टेक होल्डर्स के साथ लगातार चल रही थी, और आंतरिक बैठकें सरकार में फॉर्मल इनफॉर्मल काफ़ी समय से चल रही हैं। और प्लान बी के तहत आपने ये भी देखा होगा कि कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने पिछले कुछ समय में बाकी देशों में एफटीएज और जो ट्रेड रिलेशनशिप बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रवास भी किया है। और एक बात हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी इस सारे संदर्भ में, पिछले 7 महीने में भारत ने बहुत प्रयास किया कि यूनाइटेड स्टेट्स के साथ एक अच्छा मसौदा, प्रॉपर अग्रीमेंट हो,
और हमने कई स्टेप्स लिए भी हैं। आपको याद होगा कि फरवरी के बजट में हमने डिजिटल टैक्स जो हम लगा रहे थे उसको भी हटाया था, और वो यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी गूगल हो, बाकी लोग कंपनियों हो, उन्हीं के लिए था। परंतु मेरा ये लेकिन बात यहीं पर होती है ना सिद्धार्थ, एक बहुत बड़ी बात है, ये जो एडिशनल 25% कल सुबह 9:30 बजे आ रहा है, इसका ट्रेड से कोई लेना देना नहीं है, ये केवल प्रेशर है, ये रशिया को लेके प्रेशराइज करने के, कहीं ना कहीं यही बात है। जो पहली बार टैरिफ लगाया गया था उस वक्त यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से या डोनाल्ड ट्रंप के तरफ से यह कहा जा रहा था कि आपके देश में अमेरिकी माल पर जो टैरिफ लगाया जाता है उसके बदले में हम ये टैरिफ यहां पर लगा रहे हैं, हमसे बातचीत करिए और उसको थोड़ा सा ठीक करते हैं हम। उसके बाद अब जो टैरिफ लगाया गया है वो तो ये कहने की कोशिश चल रही है कि रशिया के साथ जो आप तेल खरीद रहे हैं उसके वजह से हम टैरिफ लगा रहे हैं क्योंकि उसका फायदा रशिया यूक्रेन वॉर में यहां पर करने की कोशिश हो रही है। बात कहनी चाहिए, सही है ना? साहिल कि अमेरिका चाइना के सामने घुटने टेक कर खड़ा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप की आज की डेट में यह हैसियत, यह ताकत नहीं है कि वो चाइना से एक्सपोर्ट्स बंद कर दें, अमेरिकी अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। इसलिए एक प्रकार की दबंगई और गुंडागर्दी की जा रही है भारत के साथ। हमारा कोई लेना देना नहीं है अमेरिका का रशिया से तेल के लिए। सैयद जफर इस्लाम आप सुन रहे हैं सिद्धार्थ जराबी क्या कह रहे हैं?